वेलकम बैक टू रियल नॉलेज वर्ल्ड। मैं हूं कुमार ओनिस। तो क्लास 9th और 10th का टोटल 8 सब्जेक्ट पैक करने के बाद हम लोग जो साथियों अब ठीक है आपके हाई लेवल सवाल पे आ रहे हैं। चूंकि आपको पता है कि एग्जाम में 20% जो सवाल होते हैं ना ये आपके हाई लेवल के भी आते हैं। ठीक है, ST 80 में 20% जो सवाल होते हैं ना ये आपके इंटर प्लस ग्रेजुएशन लेवल के आते हैं। तो उन सब को भी आपको कवर जरूर कराया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों ठीक है कि ये जो वीडियोज है ठीक है जो भी ठीक है आपके हाई लेवल सवाल है, चाहे लुसेंट का हो चाहे साथियों आपको इंटर ग्रेजुएशन लेवल का हो, ये सारा जो है आपको हमारे न्यूज चैनल सिलेक्शन पॉइंट पे कवर कराया जाता है। ठीक है साथियों, कहाँ पे? सिलेक्शन पॉइंट पे। तो ठीक है साथियों, तो ये यदि ठीक है ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चाहिए हो तो आप जो है सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सिलेक्शन पॉइंट को, इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। ठीक है साथियों, तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए और इसको भी आप सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी ठीक है हाई लेवल में वीडियो आए वो सब आपको अवेलेबल हो सके। ठीक है साथियों, और रीजनिंग का वीडियो भी आपको सिलेक्शन पॉइंट पे ही अवेलेबल होगा। तो सिलेक्शन पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और घंटी का आइकन भी दबा लीजिए ताकि सारे वीडियोज हमारे जो आपके पास पहुंच सके। क्लियर। और एक और महत्वपूर्ण बात कि टीम रियल नॉलेज वर्ल्ड जो साथियों ठीक है ST 80 के लिए पेड कोर्स लॉन्च की है। ठीक है, टीम रियल नॉलेज वर्ल्ड जो साथियों ये ST 80 के लिए क्या पेड कोर्स लॉन्च की है, जिसका फी है मात्र 299 रुपीज, 299 रुपये। ठीक है, और यदि आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक, अपना नाम, जिला का नाम और अपना सब्जेक्ट लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। यहाँ से आपको रिस्पांस मिलेगा। पेमेंट ठीक कैसे करना, ठीक सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी और वहाँ से पेमेंट करके आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल आपको व्हाट्सएप पे बाई PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। अब सवाल ये कि क्या फ्री क्लास बंद हो जाएंगे? तो नहीं, तो फ्री क्लास भी चलता रहेगा, फ्री क्लास भी चलेगा और पेड कोर्स भी। लेकिन हाँ ये जरूर है कि पेड कोर्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ क्या बहुत एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो जो पेड कोर्स होगा ना उसमें आपको बहुत सारे चीज़ जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी फ्री क्लास के अलावे। क्लियर, आपके लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वीडियोज भी आएंगे। और पेड कोर्स का जो असाइनमेंट्स होगा ना वो सभी प्रिंटेबल होगा, यानी कि उसको आप प्रिंट भी करा सकते हो। और विश्वास कीजिए कि अंतिम का 20 दिन भी यदि आप मन से पढ़ गए, मटेरियल देना मेरा काम, पढ़ना आपका, और जो मटेरियल हमने दिया यदि उसको आप मन से पढ़ गए तो एग्जाम में आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है साथियों, कन्फर्म पास। मटेरियल देना मेरा काम, पढ़ना आपका, यदि पढ़ गए तो कन्फर्म पास। ठीक है साथियों, तो 20 दिन भी बिल्कुल मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, ताकि आपका जो लाइफ आगे का वो ढंग से सेटल हो सके। और ये पेड कोर्स चाहिए हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना नाम लिख करके, जिला का नाम और सब्जेक्ट लिख के व्हाट्सअप कीजिए। यहाँ से आपको रिस्पांस मिलेगा, फिर पेमेंट करके आप पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। सारे मटेरियल आपको आपके व्हाट्सएप पर बाय PDF अवेलेबल कराए जाएंगे। पहला सवाल आज का, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान बोलिए या आप सल्तनत बोलिए। तो दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 1206 ईस्वी में जो था ना दिल्ली सल्तनत का शासन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासन 1206 ईस्वी से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया गया था। यह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। भारत में तुर्की राज और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 2 है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सारे सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। व्याख्या देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें कुतुबुल इस्लाम व कुतुब मीनार है। देखिए सवाल यहाँ से भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि कुतुबुल इस्लाम और कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था साथियों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार अरेंज करें, यानी इसको जो है ना देखिए, ये दिल्ली सल्तनत के 5 महत्वपूर्ण वंश है, इसको आपको सबसे पहले और बाद के क्रम में अरेंज करना है, यानी फर्स्ट में कौन है फिर बाद में कौन है। देखिए एक ट्रिक जो है आपको दिया गया था, गुलाब खिला तोड़कर सैयद जी को दे दिया। ये साथियों, गुलाब खिला तोड़कर
सैया जी को दे दिया। थोड़ा सा फनी है। गुलाब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। ठीक है, गुलाम वंश फर्स्ट में, फिर क्या खिलजी वंश सेकेंड में, तो गुलाम वंश, गुलाब खिला खिलजी वंश। ठीक है साथियों, तोड़कर यानी तुगलक वंश 3 नंबर पे, सैया जी को सैयद वंश 4 नंबर पे, दे दिया लोधी वंश। ठीक है 5 पे। तो देख लीजिए ये आपका यही है आपका, गुलाब खिला तोड़कर सैया जी को दे दिया। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, यानी पहले में क्या ऑप्शन नंबर 4। ठीक है 4 है, फिर 5 है, फिर आपका 1 है, फिर आपका 3 है, फिर 2 है। देखिए कहाँ पे है, 4 5 1 3 2, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? बताइए किसने किया था साथियों ये? तो इल्तुतमिश ने ना, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। कुतुब मीनार का जो निर्माण था ना, ये इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसका व्याख्या देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसे पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को प्राप्त है। तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए मीनार के कुछ भागों की मरम्मत फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाई थी। तो इसका नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, जबकि इसका निर्माण पूरा इल्तुतमिश ने करवाया, और इसका कुछ भाग फिरोज शाह तुगलक ने भी मरम्मत करवाया था। सवाल नंबर 5, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या आराम शाह। इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? नसीरुद्दीन का ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन जो था ना, ये नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नसीरुद्दीन हो जाएगा। व्याख्या देखिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। नसीरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि प्रदान की थी। 1266 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नसीरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था। सवाल नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सम्राट कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सम्राट इल्तुतमिश था, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से संतुष्ट रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने न अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से शासन का संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबड़ी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तु संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सम्राट इल्तुतमिश था। सवाल नंबर 7, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? मतलब दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास उस सिराज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। देखिए तो ये भी सभी आपको कौन था? इल्तुतमिश ही था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दिल्ली सल्तनत का उदारक इल्तुतमिश ही था, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत का उदारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था ना, इल्तुतमिश है। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंग एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। के ए निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। साथियों तो ये हुआ। और यदि ये डिटेल्स आपको साथियों नहीं चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। डिटेल्स जो है आपके हटा दिए जाएंगे, बस केवल क्वेश्चन और आंसर रहने दिया जाएगा। यदि आपको बोरिंग फील हो रहा हो तो जरूर बताइएगा, डिटेल्स जो है समाप्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा।
नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सम्राट कौन था? नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सम्राट कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, बलबन या इल्तुतमिश? बताइए कौन था ये जिसने नियमित मुद्रा जारी कर किया था और दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? तो ये था कौन? तो कौन था ये? तो इल्तुतमिश था ना, ऑप्शन नंबर डी, ये इल्तुतमिश था जिसने नियमित मुद्रा भी जारी किया और दिल्ली को अपना राजधानी भी बनाया। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश के पहले यानी कुतुबुद्दीन ऐबक तक, ठीक है, जो ठीक है आपका था ना राजधानी, ये कहाँ पे था? तो लाहौर में था राजधानी। सवाल नंबर आपका 9, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किस शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके समय में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या नसीरुद्दीन खुसरो? बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में ही भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। इसका व्याख्या देखिए, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से 21 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मांगबरनी की कोई सहायता न किए जाने और 1228 ईस्वी में मांगबरनी के वापस चले जाने से भारत पर मंगोल आक्रमण का भय टल गया था। सवाल नंबर 10 है आपका, निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? यानी चिहलगानी का विनाश किसने किया था? सवाल ये है आपका, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? चिहलगानी का विनाश किसने किया? शादी हुई है तो बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी। बलबन ने जो था ना, बलबन ने चिहलगानी का विनाश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, डिटेल्स देखिए, बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहलगानी को समाप्त किया था। तो 40 तुर्की सरदारों का दल चिहलगानी को समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? सवाल नंबर 11 है आपका, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? नौरोज की शुरुआत, नौरोज त्योहार जो कि पारसी त्योहार था, तो इसका शुरुआत किसने किया था? तो बलबन ने, ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने जो था ना नौरोज का शुरुआत कराया। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा तथा पैबोस की प्रथा प्रारंभ की और अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब से जोड़ा। तो देखिए यहाँ से आपका एक और सवाल बन गया कि शाहनामा जो है किसकी रचना साथियों? शाहनामा का लेखक कौन है? तो फिरदौसी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली का सम्राट कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान? बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बलबन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात टर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला सम्राट बलबन था। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, व्याख्या देखिए, चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला पहला सुल्तान बलबन था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 सामंतों के समूह का इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ गया था। बलबन भी चहलगानी का एक सदस्य था। साथियों, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया, राज्य किया? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मेहरुन्निसा या हजरत महल? तो रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, बेटी थी, तो इन्होंने दिल्ली पर राज किया था और ये प्रथम महिला है जिसने दिल्ली पर राज किया। इनका कार्यकाल क्या था? तो 1236 से लेकर के ना 1240 तक। ठीक है, ये इनका कार्यकाल है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है आपका, थोड़ा इसका आप व्याख्या भी देख लीजिए।
रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने 1236 से 40 तक शासन किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइए, रजिया सुल्तान किसकी बेटी के साथ हुई है? तो अल्तमस अथवा इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। रजिया सुल्तान अल्तमस अथवा इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है जिसने दिल्ली पर शासन किया। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने दिल्ली खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? वे दो वंश कौन थे जिसने खिलजी वंश से पहले और बाद में शासन किया था? कंटिन्यू पहले और बाद में। बताए थे आपको दिल्ली के 5 प्रमुख वंश। गुलाब किला तोड़कर सैया जी को दे दिया। सबसे पहले आपका था गुलाम वंश, फिर खिला से क्या खिलजी वंश, गुलाब किला तोड़कर यानी तुगलक वंश, ठीक साथियों, फिर क्या सैया जी को सैयद वंश, फिर लास्ट में क्या आपका लोधी वंश। अब देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पे, गुलाब खिला तोड़कर सैया जी को दे दिया, दिया से लोधी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या बन रहा है आपका कि खिलजी से पहले और बाद में, ठीक है, तो खिलजी आपका यहाँ पे पहले पर क्या है आपका गुलाम है, बाद में क्या है इसका तुगलक है। तो गुलाम और तुगलक यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सवाल नंबर 16, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? मंगोल, अफगान, तुर्क या एक जाट कबीला। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए आप हमारे नए चैनल, ठीक है, सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्शन जो पॉइंट है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर ही आपको हाई लेवल सवाल कराए जाएंगे, यानी लुसेंट वगैरह जो है आपको यहीं पर डील किया जाएगा। तो यदि आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो चाहिए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सिलेक्शन पॉइंट को भी, और घंटी के आइकन में दबा लीजिए। साथियों यानी कि रियल नॉलेज वर्ल्ड पर जो है ना आपको बस 9th और 10th का वीडियो मिलेगा। और यदि आपको हाई लेवल वीडियो चाहिए, रीजनिंग का वीडियो चाहिए वीडियो, तो उसके लिए आप सिलेक्शन पॉइंट पर आइए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ अवेलेबल कराए जाएंगे। तो ये लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन में दबा लीजिए। तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? मंगोल थे, अफगान, तुर्क। तो ये तुर्क थे, ऑप्शन नंबर सी। ये तुर्क थे ना, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, तुर्क। व्याख्या देखिए इसका, खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घ काल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। जातीय दृष्टि से खिलजी तुर्क थे। सवाल नंबर 17 है आपका, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सम्राट सुल्तान कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। बताइए सिकंदर ए सानी अपने आप को कौन कहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अपने आप को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी जो था अलाउद्दीन खिलजी कहता था, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन उल खिलाफत नासिरी उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण की थी। सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसकी भुगतान सीधा राज द्वारा किया जा रहा था, किसने बनाई थी? सल्तनत वंश की सबसे विशालतम सेना, सबसे अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था, ये इसका निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर बी। सबसे विशाल सेना थी दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। और इसका जो भुगतान था ना नगद वेतन सीधे राज द्वारा किया जा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थायी सेना रखने की शुरुआत की। सेना को नगद वेतन देना और अस्थायी सेना रखना इस शुरुआत किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू किया था। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू किया किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ये सारे सवाल एग्जाम्स में बन सकते हैं, ठीक है। इन सबको भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। सवाल नंबर 19 से आपका, मलिक कफूर किसका जनरल था? मलिक कफूर किसका जनरल था? सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या हुमायूं का?
मलिक कफूर किसका जनरल था साथी, बता दीजिए आपका। तो अलाउद्दीन खिलजी का ना, ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका वास्तविक नाम चंद्रराम था। ठीक है, क्या था? चंद्रराम। 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। किसको? तो मलिक कफूर को क्या बोलते हैं? 1000 दिनारी भी बोलते हैं। सवाल नंबर 20 और ये आज का अंतिम सवाल। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक, ठीक है, बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ये बताइए साथियों। खिजर खां, मोहम्मद गौरी, मलिक कफूर या मोहम्मद बिन तुगलक? इसका आपको पता है राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों। तो मलिक कफूर ही था, जिसको हम लोग बोलते हैं 1000 दिनारी। ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। मदुरई तक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल मलिक कफूर था, ऑप्शन नंबर सी। और रियल नॉलेज वर्ल्ड, ठीक है साथियों, और इसके अलावा सिलेक्शन पॉइंट को भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। ठीक है, और साथियों ठीक है, पेड कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो 7909090503, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे 7909089503, 7909090503 पर आप व्हाट्सअप करेंगे। ठीक, अपना नाम, जिला का नाम और सब्जेक्ट लिख करके, विषय क्या है आपका, और वहाँ से आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक साथियों, और हाँ विश्वास कीजिए कि असाइनमेंट्स देना मेरा काम, पढ़ना आपका। यदि पढ़ लोगे तो कन्फर्म पास हो जाओगे। और प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब बोथ द चैनल। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।